तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट इन नॉवल के चैप्टर नंबर 209 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग का क्या ही बुरा हाल हो चुका था, मतलब उसके मन में मारो डर बैठ चुका था। और फिर हमें सीन चेंज कर सिटी लॉर्ड मैंसन के हुआंग सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग अपने पवेलियन में अकेला बैठा पी रहा होता है और सडनली वहाँ पे दिखाया जाता है फिर से उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर वो अपने चारों तरफ देखता है, जहाँ पे उसे ये पता चलता है कि किंग यान वो बच्चा उसने अभी फाइनली अपने केओस रियलम में दूसरे सीक्रेट को मेथड को ऑब्टेन कर लिया है। उसकी एक्यूमुलेशन थोड़ी सी बढ़ चुकी होती है। यहाँ पे मोरोसा भी सिटी लॉर्ड पैलेस की तरफ चलकर आगे बढ़ रहा था और वो अभी बहुत ही अच्छे मूड में होता है। यहाँ पे वो ही मोयू किंग यान के बारे में सेंस कर लेता है कि वो अभी केओस रियलम के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुका है। तो देखा जाए तो डॉहे सेट का सेकंड डिस्पल जो कि जिन यून होता है, उसकी टैलेंट मोयू किंग यान से काफ़ी ज़्यादा होती है और वो बाकी सारे डिस्पल से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और बाकी डिस्पल्स तो उसके आसपास भी नहीं आते थे। यहाँ पे मोरोसा जा ही रहा होता कि तभी वो लू फेंग को दूर पे पवेलियन में बैठा हुआ देखता है और उसे कुछ स्ट्रेंज नज़र आता है और मोरोसा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि क्या यहाँ मास्टर के साथ कुछ गलत हुआ है। जिसके बाद वो पवेलियन की तरफ निकल पड़ता है, कुछ स्टेप्स में वो कॉरिडोर के पास आ जाता है और कहता है मास्टर। अब लू फेंग भी मोरोसा की तरफ देख कर कहता है कि क्या हुआ, कुछ गलत हुआ है क्या। तो यहाँ पे मोरोसा कहता है कि मास्टर क्या आपको कुछ चीज़ परेशान कर रही है, ऐसा है तो आप बताइए, क्या पता मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अब मोरोसा जो कि अभी सेकेंड लेवल ऑफ गॉड किंग में आ चुका था, जो कि अपने मास्टर को हर एक एस्पेक्ट में सरपास कर चुका था, वो सोच रहा था कि अगर लू फेंग को मतलब उसके मास्टर को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो उसको सॉल्व कर सकता है। तो लू फेंग कहता है कि तुम मदद नहीं कर पाओगे। तो मोरोसा कहता है कि मास्टर आखिरकार अब बताओगे तब ना। तो लू फेंग कहता है कि मैंने अभी एक ग्रेट हॉरर को इनकाउंटर किया है, एक ऐसा डर जो कि मेरे दिल में बैठ चुका है। अब यहाँ पे ये मेरे प्रैक्टिस को भी अफेक्ट कर रहा है, क्या यहाँ पे कोई रास्ता है कि तुम मेरे इस डर को ख़त्म कर सकते हो। अब लू फेंग अपने ग्रेट डिस्ट्रक्शन माइंड रिफाइनिंग टेक्निक को भी यूज़ करके इसको क्रश करने की कोशिश कर रहा था। वो चाहता तो किसी और मेमोरीज को प्योर बना सकता था, लेकिन ये जो होती है ये तो उसके सोल तक के अंदर जा चुकी होती है, जिसके कारण लू फेंग अगर इसको मिटाने की कोशिश करेगा तो लू फेंग की जो थिंकिंग स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगी। मतलब उसको इनलाइटमेंट या फिर किसी और चीज़ को सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। ये इसके आधे एफिशिएंट को घटा सकता है। लू फेंग इसको ज़्यादा देर तक रखेगा तो उसकी निगेटिव इमोशंस उस पर भारी पड़ने लगेंगे और यहाँ तक कि वो अभी तक कल्टीवेशन पे नहीं बल्कि इसको सॉल्व करने पर ध्यान दे रहा था। मोरोसा हैरान हो जाता है कि आखिरकार आपको कैसा डर यहाँ पे सटा गया, इनकाउंटर हो गया, आखिरकार आपको कौन सा डर सटा रहा है और यहाँ पे ओरिजिन कंटेंट में ऐसा क्या चीज़ है जो मेरे मास्टर को डरा रही है। अब लू फेंग स्माइल कहता है। यहाँ पे इसको देखकर मोरोसा उससे पूछता है कि क्या यहाँ पे इससे मास्टर मारे जा सकते हैं या फिर उनके एथनिक ग्रुप पे अफेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पे मोरोसा को सस्पेक्ट होता है, वो सोच रहा होता है कि मास्टर को कहीं कहीं बहुत ही पावरफुल बंदों से यहाँ सामना न हुआ हो और इसके बारे में वो सोच रहा था। तो लू फेंग कहता है कि नहीं, मेरी जान पे खतरा नहीं है, बस ये मेरे प्रैक्टिस पे अफेक्ट करेगा। तो मोरोसा उससे पूछता है कि अगर ऐसा कि आप मरने वाले नहीं तो आखिरकार डरने वाली क्या बात है। तो लू फेंग कहता है कि अगर यहाँ पे तुम अपने हार्ट को ही कंट्रोल नहीं कर पाओ तो तुम्हारे अंदर का डर तो बढ़ता ही जाएगा। तो ये सुनकर मोरोसा लू फेंग की तरफ कन्फ्यूजन से कहता है कि कंट्रोल, अपने हार्ट को कंट्रोल कीजिए, बस इतना ही तो करना है। तो ये सुनकर लू फेंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या हार्ट को कंट्रोल करना। अब यहाँ पे गॉड किंग का वो बंदा था जिसके पास अल्टीमेट लेवल की गॉड किंग की विल पावर थी, लेकिन यहाँ पे उसकी जो आई की पावर को उसने फेस किया था उसके कारण लू फेंग के अंदर डर जमा चुका था। वो सोचता कि हाँ तुमने सही कहा, ये तो सिर्फ एक मेमोरी पॉल्यूशन है, ये तो विल पॉल्यूशन से ज़्यादा थ्रेटनिंग नहीं करता है, तो आखिरकार मुझे अफ्रेड क्या, मुझे डरना है क्या बात है। ये सभी उसी फियर ऑफ लाइफ की वजह से हो रहा है, अगर मैं इसको कंट्रोल कर लूँ तो इससे तो मैं छुटकारा पा सकता हूँ और ये सभी डर तो मेरे दिल से आ रही है, अगर मैं दिल को कंट्रोल कर लिया तो इन सभी डर को तो मैं ऐसे ही खत्म कर दूंगा। जिसके बाद लू फेंग एकदम से गायब हो जाता है। मोरोसा वहीं पर अकेला पवेलियन में रह जाता है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि मास्टर अचानक से उनको हुआ क्या। मोरोसा यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि आखिरकार मास्टर के साथ ऐसा खतरनाक क्या हो गया।
जिसके बाद हमें स्टार टावर के फर्स्ट टावर का सीन दिखाया जाता है, जहां पे लू फेंग अपने पैरों को क्रॉस करके अपने ग्रेट डिस्ट्रक्शन माइंड रिफाइनिंग मेथड को स्टॉप करता है। और अभी भी दिखाया जाता है कि उसके मन में वही बड़ी सी आई दिख रही होती है जो कि उसको देख रही होती है। उसके मन में फिर से वही डर आने लगता है, उसका दिल मानो कपकपा चुका होता है, फियर का, सरेंडर का। उसको ऐसा लगा था जैसे उसे खुद को ही मार लेना चाहिए, लेकिन लू फेंग कहता है कि एक मिनट, ये तो सिर्फ एक मेमोरी है जो कि ड्रीम से आया है, ये मुझे उतना डरा नहीं सकती, तो आखिरकार मुझे डरने वाली बात कहाँ है। अब लू फेंग अपने आप को कॉन्फिडेंस देता है और कहता है कि इससे डरो मत, इसका सामना करो, इसका सर के आगे सामना करो, इससे मुझे डरना नहीं है। लू फेंग अपने आप को बार बार कन्विंस करने लगता है, लेकिन यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसकी लाइफ इंस्टिंक्ट ये कह रही थी कि बच्चे तुझे खुद को मार लेना चाहिए, ये बंदा तुम्हारे सामने जो मौजूद है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन लू फेंग अपने आप को बार बार कन्विंस करता रहता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो फियर लगातार बढ़ने लगती है और लू फेंग के और भी डीप में जाने लगते हैं, लेकिन लू फेंग अपने आप को और भी फोर्स करने लगता है कि इसको फेस करना है, ये तो सिर्फ एक मेमोरी है। अब टाइम पास होने लगता है और फियर उसके दिल के और दिमाग के अंदर जाने लगती है, वो और भी गहराई के अंदर इन्फ्लुएंस डालने लगती है। लेकिन लू फेंग अभी के फिलहाल सिर्फ अपने ग्रेट डिस्ट्रक्शन माइंड रिफाइनिंग टेक्निक से इन सारे डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करता है, अपने माइंड को प्योर करता है, लेकिन फिर भी वो बार बार आने लगती है। लेकिन फिर भी लू फेंग उसको बार बार फेस करता है। लू फेंग फिर से कहता है कि मुझे अपने हार्ट को कंट्रोल करना, अगर मैंने हार्ट को कंट्रोल कर लिया तो मैं इन सभी को ऐसे ही खत्म कर सकता हूँ। और लू फेंग अभी शुरुआत से ही इन सब को यूज कर रहा था। अब स्लोली यहाँ पे कुछ दिन बीतते, फिर हजारों दिन बीतने लगते हैं, लेकिन अभी भी लू फेंग के मन में वही डर भय बचा हुआ था। लगभग हाफ सेंचुरी बीत जाते हैं। यहाँ पे पता चलता है कि इतने समय बाद गुजरने के बाद वो जो डर होता है वो थोड़ा सा कम हो चुका होता है, लेकिन फिर भी अभी वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और लू फेंग यहाँ पे लंबे समय से अपने उसी ग्रेट माइंड डिस्ट्रक्शन टेक्निक का यूज़ कर रहा होता है। वैसे ही करके लू फेंग उसको सप्रेस करने पे लगा होता है। अब बताया जाता है कि ये लू फेंग के लिए एक ट्रेनिंग जैसा बन चुका था, और अगर लू फेंग इसको अच्छे से कंप्लीट करता है तो लू फेंग के पास भी अपनी एक अल्टीमेट विल ऑफ गॉड किंग के लेवल को सरपास करने की मेथड मिल सकती है। अब हाफ सेंचुरी में लू फेंग ने जो इस तरह से अपने माइंड को सप्रेस किया था, उस डर को सप्रेस किया था, उसका माइंड एक अंडरग्राउंड ट्रांसफॉर्मेशन में चला गया होता है। यहाँ पे लू फेंग कहता है कि क्या ये आँख, जो बड़ी सी आँख है, क्या वो सच में एक टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस है जो कि रियल में बिलोंग करती है, या फिर ये एक सिर्फ ड्रीम है और इल्यूजन है। लू फेंग क्यूरियस था, उसे जानना था, क्योंकि यार देखो, एक बंदे की जिसकी आंखों को देखने के बाद ही लू फेंग जैसा बंदा इतना डर सकता है, अगर वो रियल में रहा तो यार उसकी पावर कितनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ पे लू फेंग क्या था कि अभी के फिलहाल में ये मेरे सबसे टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस होने वाली है, जिसको कि मैंने देखा है, इसको देखा भी मैंने हकीकत में नहीं बल्कि ड्रीम में है। लू फेंग इसको देखकर सोचने लगता है कि क्या मैं इससे अपने लिए एक टेरिफाइंग सीक्रेट टेक्निक भी बना सकता हूँ। अब देखो, लू फेंग इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगता है कि वो इसका यूज करके एक टेरिफाइंग से सीक्रेट टेक्निक को भी बना सकता है। अब यहाँ पे इन सारे पिछले ईयर्स में लू फेंग ने 9 ब्रांचेस को, इन सबको समझना भी शुरू कर दिया था। लू फेंग जानता था कि इन 9 ब्रांचेस पार्ट ऑफ लाइफ एंड डेथ को यूज करके वो एक नए मूव्स को क्रिएट कर सकता है। लू फेंग अभी भी उस आंखों के उसी डर को फेस करने की कोशिश कर रहा था, और साथ में उसी डर को वहाँ पे फेस करते करते वो एक नई सीक्रेट टेक्निक भी बनाना शुरू करता है। अब 9 ब्रांचेस जो बर्थ एंड डेथ के होते हैं, उसके अंदर 6 ब्रांचेस होते हैं जो कि लू फेंग ने सीख लिए होते हैं। उनमें से होते हैं द ड्रिपिंग ब्लड ब्रांच, द रेड सन ब्रांच, द एनिलेशन ब्रांच, द इटर्नल ब्रांच, द ब्लैक स्मोक ब्रांच, द ट्रैवलर ब्रांच एंड द सब्सिक्वेंट अलाइनमेंट। इन सबको लू फेंग ने सीख लिया होता है। लेकिन यहाँ पर हेवनली लाइटिंग ऐसा होता है, एक हेवनली चैनल ऑफ नथिंगनेस और एक वन चैनल ऑफ रीइंकार्नेशन, मतलब यही 3 होते हैं जो कि लू फेंग ने उस लेवल तक नहीं सीखा होता है। और 9 ब्रांचेस को अगर सीख लिया जाए तो लू फेंग इससे एक पावरफुल सीक्रेट मेथड बना सकता था। बताया जाता है कि ये सभी बहुत ही पावरफुल थे। अब दिखाया जाता है कि उसने ह्यूज आई को एक इटर्नल ब्रांच की तरह मान लिया था, एक ब्लड ब्रांच और एक रीइंकार्नेशन ब्रांच जो कि इसका कोर होने वाला था। लू फेंग इसको काफी लंबे अरसे तक इसको फेस कर रहा था, तो लू फेंग इसके
कई सारे सीक्रेट मिरर्स ऑफ माइंड को समझ चुका था। लू फेंग उसको समझने लगता है, उस पर और भी जोर डालने लगता है। बताया जाता है कि लू फेंग अपने उन सारे 6 मेजर ब्रांचेस को फ्यूज करने की कोशिश करने लगता है। लू फेंग उन सबको फ्यूज करता है ताकि उससे एक पावरफुल सीक्रेट टेक्निक बन सके। और यहाँ पे लू फेंग को डिफिकल्टी का भी सामना करना पड़ रहा होता है, क्योंकि ऐसे ही कोई सीक्रेट टेक्निक तो हलवा नहीं है जो बन जाएगी। और लू फेंग उसको कर रहा होता है, जहाँ पे उसको कंफ्यूजन भी होती है। और यहाँ पे वो सोचने लगता है, उसको स्टडी करने लगता है कि आखिरकार इस आंखों में ऐसा क्या है जो कि हम जैसे इंसानों में इतना डर पैदा कर रही है। लू फेंग उसको समझने की कोशिश कर रहा था। लू फेंग ऐसे ही टाइम बीतने लगता है, कॉन्स्टेंटली उसको इम्प्रूव करने लगता है। और लू फेंग अभी फोकस करता है इसी सीक्रेट मेथड को क्रिएट करने में। लू फेंग को कोई भी जल्दबाजी नहीं होती है। अब समसारा बिल्डिंग ने इस समय लू फेंग को इन्वाइट भी किया होता है कल्टीवेशन के दौरान, लेकिन लू फेंग रिफ्यूज कर देता है कि अभी उसको एक्सप्लोर करने का कोई भी इंटेंशन नहीं है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि इतने 10 सेंचुरीज तक लगातार पढ़ने के बाद, उसको स्टडी करने के बाद, यहाँ पे वो ह्यूज आई लू फेंग को आप डरा नहीं पाती। लू फेंग ने उसको फेस करना सीख लिया होता है और लू फेंग ने उससे एक सीक्रेट मैटर्स को भी क्रिएट करने की कोशिश की होती है। और अभी लू फेंग इतना हो गया था कि वो उस आंखों के फियर को फेस टू फेस हैंडल कर सकता था। बिना किसी फियर के वो आराम से अपने आप को फिर से कल्टीवेट में अच्छे से डाल सकता था। अब दिखाया जाता है जो कि 7 इमोशन रिफाइनिंग हार्ट होती है, इससे कारण लू फेंग की परसेप्शन देखने का नजरिया काफी बढ़ चुका होता है। और यहाँ पे लू फेंग अभी अपने सारे काइंड्स ऑफ इमोशन जैसे जॉय, एंगर, वरी, फियर और इन सभी चीजों को कंट्रोल कर पा रहा था। और दिखाया जाता है कि तभी उसकी जो सोल पावर होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, उसमें से वेव्स निकलने लगते हैं और एक बड़ा सा धमाका होता है। और जैसे लू फेंग अपने 7 इमोशन हार्ट रिफाइनिंग टेक्निक को एक्टिवेट करता है, लू फेंग को फिर से वही आंखें दिखाई देती हैं। इस बार उस आंख का डर तो और भी पावरफुल हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि लू फेंग ने जो 10 सेंचुरी पास किया था उसके बाद भी वो ऐसा लगा था कि लू फेंग पहली दफा इस आंखों को देख रहा है। अभी भी उस आंखों में वैसा ही डर होता है, लेकिन ये देखकर लू फेंग और खुश हो जाता है, क्योंकि लू फेंग ने ये जान लिया था कि वो इसको फेस टू फेस हैंडल कर सकता है। कहता बहुत अच्छे, ये तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। लू फेंग फिर से अपने सीक्रेट टेक्निक को जो कि वो क्रिएट कर रहा था उसको परफेक्ट करने की कोशिश करने लगता है। ऐसे करते करते वो सीक्रेट मेथड्स को ग्रेजुअली इंप्रूव करने लगता है। इसी के साथ एक और सेंचुरी पास हो जाता है। फाइनली 34 सेंचुरी के बाद लू फेंग उसी आंखों की तरफ फिर से देखता है। लू फेंग फाइनली एक साइड होते हुए कहता है कि मैंने कर दिखाया। मतलब लू फेंग ने 34 सेंचुरी के बाद अपने एक सीक्रेट मेथड्स को बना लिया है। इतनी सारी रिसर्च करने के बाद लू फेंग फाइनली इस लेवल तक आ चुका होता है। लू फेंग बहुत ज्यादा खुश और सेटिस्फाइड होता है। अब लू फेंग एक्साइटेड होते हुए कहता है कि मैंने फाइनली इस सीक्रेट मेथड को क्रिएट कर लिया है, जो कि इतना भी आसान नहीं होने वाला था। ये तो बहुत सारा डिफिकल्ट था उस इमॉर्टल लाइट के ही जैसा। लेकिन यहाँ पे लू फेंग कहता है कि ये मेमोरी एक डिजास्टर नहीं थी, बल्कि ये तो मेरे लिए ब्लेसिंग साबित हुई। अब लू फेंग ने भले ही 7 इमोशंस माइंड रिफाइनिंग टेक्निक को उस वक्त तक मेंटेन कर लिया था, लेकिन फिर भी अभी भी वो आई उसको जरा सा भी नहीं डरा पा रही होती है। और लू फेंग ने इसको काफी ज्यादा स्टडी कर लिया था। अब देखो ऐसा रियल लाइफ में ही है, जिस चीज़ के बारे में आप नहीं जानते हो उसके बारे में डर लगता है, उसके बारे में हमें खौफ होता है, लेकिन जिस चीज़ को आप जान जाते हो उस चीज़ के बारे में हमें जरा सा भी डर नहीं होता है। इतने सालों बाद तक लू फेंग उसको अच्छे से समझ चुका होता है। जिस चीज़ को हम समझते हैं उससे हमें कोई भी डर नहीं होता है। और इसी के साथ दिखाया जाता है लू फेंग कहता है ये तो बस एक ड्रीम था और मेरे लिए ड्रीम से ज़्यादा कुछ नहीं रहा। लू फेंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और कहता है कि मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि अगर ये आंखों वाला बंदा अगर सच में एग्जिस्ट करता है, सच में इस दुनिया में होगा, तो इसकी पावर लेवल किस हद तक जा चुकी होती है। मैं तो इसी बात से कंफ्यूज हूँ और ये बहुत ही टेरिबल होगा अगर वो सच में एग्जिस्ट करता है। आफ्टर ऑल लू फेंग ने इससे अपने लिए एक सीक्रेट मेथड को बना लिया था, जो कि ग्रेट वे ऑफ लाइफ एंड डेथ के सेकंड लेवल का एक सीक्रेट मेथड कहा जा सकता है। मतलब अभी भी लू फेंग एक अल्टीमेट रेलम का सीक्रेट मेथड नहीं बना पाया होता है। अब लू फेंग स्माइल करता है और कहता है कि मुझे इसको और भी पावरफुल बनाना होगा। उसकी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लू फेंग ने इसके साथ दिखाया जाता है कि वो 100 होल्स इमॉर्टल लाइट को भी सक्सेसफुली रिड्यूस कर चुका होता है, जो कि उसने 5 मेजर ब्रांचेस में से निकाला होता है। और इस समय यहाँ बताया जाता है 6 मेजर ब्रांचेस में, जो कि 9 मेजर ब्रांचेस ऑफ एवेन्यू ऑफ लाइफ एंड डेथ में से कम्प्लीटली इंटीग्रेट हुआ होता है। लू फेंग ने इसी की मदद से बनाया होता है। अल्लो लू फेंग ने अभी भी अपने उस
सीक्रेट टेक्निक की पावर को टेस्ट नहीं किया था, लेकिन लू फेंग जज कर पा रहा था कि वो इस सीक्रेट मेथड्स को जो कि उसने बनाया है वो इमॉर्टल लाइट ऑफ मिक्स्ड होल से भी ज़्यादा पावरफुल है। अब लू फेंग कहता है कि मुझे लगभग 200 सेंचुरी लग चुके हैं गॉड किंग बनने के बाद, और फाइनली मैंने अपने लिए एक मूव को क्रिएट कर दिया है। लू फेंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और वो जानता था कि मैंने इसको इतने कम टाइम में इसको एक्यूमुलेट कर लिया है, इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा होगी। और दिखाया जाता है लू फेंग इसके बारे में सोचने लगता है कि अभी उसकी जो अल्टीमेट सीक्रेट टेक्निक है, मतलब जो टेक्निक है बनाया उसने, वो सिर्फ अभी सेकेंड लेवल गॉड किंग की ही लेवल की है, क्या उसे और भी पावरफुल बनाना चाहिए। और वो सोचने लगता है कि क्या होगा अगर मैं सारे मेजर ब्रांचेस को एक साथ मिला लूँ, क्या वो अल्टीमेट रियलम सीक्रेट मेथड बन जाएगा। लू फेंग थोड़ा सा क्यूरियस था क्योंकि अभी लू फेंग चाहता था वो अपने उस टेक्निक को जो कि सेकेंड लेवल का है उसे अल्टीमेट लेवल पर ले आना। देखो ग्यूजी एम्पर और वोजिन गॉड किंग, उन दोनों के पास भी उन सब के पास भी सीक्रेट मेथड थे जो कि अल्टीमेट रियलम के लेवल के थे, लेकिन लू फेंग के पास नहीं थे। अल्दो देखा जाए तो इसको लू फेंग करना तो चाहता था, लेकिन उसके लिए उसे उन सबके हार्ट को कंबाइन करना होगा, उन सबके सारे ब्रांचेस को कंबाइन करना होगा, तभी वो जाकर एक अल्टीमेट सीक्रेट टेक्निक बन सकता है। लू फेंग कहता है कि मुझे ट्राई करना चाहिए। लू फेंग अपने उस सीक्रेट टेक्निक को फिर से परफॉर्म करने लगता है। देखो इसको परफॉर्म करने के लिए आप अपने वेपन्स का भी सहारा ले सकते हो, आप अपने स्वॉर्ड्स या फिर नाइफ या फिर किसी तरह के एक्स का भी सहारा ले सकते हो। अब लू फेंग अपने हाथों को स्ट्रेच करता है और दिखाया जाता है कि उसका राइट हैंड एक डार्क कलर में तब्दील हो जाता है और ऐसा लग रहा था कि उसके हाथों से ही पूरी दुनिया बाहर निकल रही है। और लू फेंग वहाँ पे अटैक करता है, जो कि अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और दिखाया जाता है कि वहाँ से एक अटैक निकलता है जो कि एक पान जैसा होता है, जो कि अभी तक डैमेज तो नहीं दिया था, लेकिन दिखाया जाता कि उस अटैक में एंडलेस टेरर भरी हुई थी। लू फेंग अपने पान से उससे 5 फिंगर से स्मैक करता है और दिखाया जाता वो अटैक सामने जाती है। और वो अटैक आप लोग ऐसा समझ लो कि वो फिंगर्स के जैसे बने हुए थे और वो फिंगर्स की तरह अटैक करके, मतलब पाम्स की तरह अटैक करके वो सामने जाने लगता है और सामने जो भी चीज़ आ रही होती है सबको वो तबाह करते हुए आगे जा रही होती है। और दिखाया जाता है कि लू फेंग का पावर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि रास्ते में जितने भी सोर्स ऑफ वॉल भी आ रहे थे वो उन सबको भी तोड़ते हुए आगे बढ़ते जा रही होती है। लू फेंग इसको देखकर काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाता है क्योंकि उस मूव की पावर काफ़ी ज़्यादा होती है और कहता है कि इस मूव का स्टाइल मास एक्सटेंशन स्टाइल है, मतलब कि ये लू फेंग जब इस अटैक को करेगा तो एक साथ वो कई सारे बंदों को मार सकता है, मतलब ये आर्मी पे अटैक करने के लिए अटैक होता है, ना कि सिंगल स्लैश वाली। और लू फेंग इससे काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है और आखिरकार लू फेंग अपने आप को कितना और पावरफुल बना के अल्टीमेट वर्ल्ड में कब अपग्रेड कर पाता और कब अपने लू फेंग विल पावर को ब्रेक थ्रू करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।